स्टूडेंट्स, सेस्मा हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में स्वरों की परिभाषा, भेदों के नाम और उनका वर्गीकरण में मात्रा काल के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। यानी उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के माने जाते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक अनुनासिक स्वर माना जाता है और दूसरा अननुनासिक स्वर माना जाता है। जैसा कि देखो, नाम से ही पता चलता है, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक का मतलब है कि नाक से उच्चारित होने वाले, यानी स्वरों का उच्चारण हम मुँह से तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उसमें नाक का इस्तेमाल भी होता है। कैसे? यानी किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु जब बाहर निकलती है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे मान लीजिए, एक शब्द बताऊं मैं आपको उदाहरण के आधार पर, चांद है। हम चांद का उच्चारण करेंगे चांद, तो श्वास वायु जो है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। इसलिए यहाँ जो चंद्र बिंदु वाला ये स्वर है, ए स्वर, आ स्वर जो है चंद्र बिंदु वाला, उसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर बोलेंगे। यानी इसमें ये जो स्वर है आ, ये अनुनासिक स्वर माना जाएगा। फिर दूसरा है अननुनासिक स्वर, यानी जो अपने मूल स्वर हैं वो सभी अनुनासिक स्वरों में आते हैं। ठीक है। अब देखिए परिभाषा में, अनुनासिक स्वर का एक सूत्र है, मुख नासिको वचनोनुनासिको। यानी मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है। वचनोनुनासिक यानी मुख और नासिका दोनों से उच्चारित किए जाते हैं, दोनों से बोले जाते हैं, उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। परिभाषा देखिए, जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है तो वह अनुनासिक स्वर कहलाता है, जो अभी ऊपर मैंने आपको उच्चारण करके भी बताया था। स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कोई स्वर अनुनासिक है, उसका अनुनासिक रूप दर्शाने के लिए उस पर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे ये देखिए स्वर हैं और इन पर चंद्र बिंदु लगी हुई हैं। अब देखिए, कुछ स्वर होते हैं जिनको अनुनासिक बनाने के लिए उस पर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ई है, इस पर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं होता, अनुस्वार का इस्तेमाल होता है। इस पर भी अनुस्वार का इस्तेमाल होता है, इस पर अनुस्वार का, इस पर भी अनुस्वार का, इस पर भी अनुस्वार का और इस पर भी अनुस्वार का। यानी इनको अनुनासिक बनाने के लिए ए को अनुनासिक बनाना है तो चंद्र बिंदु लगती है, आ को अनुनासिक बनाना है तो चंद्र बिंदु लगती है, ई और ई को अनुनासिक बनाना है तो इन पर अनुस्वार लगेगा, न कि चंद्र बिंदु लगेगी। ओ और ओ को आपको अनुनासिक बनाना है तो चंद्र बिंदु सही है, चंद्र बिंदु लगेगी। ए आई ओ औ, इनको आपको अनुनासिक बनाना है तो इस पर अनुस्वार न लगकर, ये चंद्र बिंदु न लग करके अनुस्वार लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे गोंद लिखते हैं अपन, गोंद, तो गोंद, इसमें ओ जो है ये अनुनासिक स्वर है, क्योंकि अपन गोंद उच्चारण करते हैं गोंद, तो जो श्वास वायु मुंह से और नाक दोनों से निकलती है, लेकिन फिर भी यहाँ चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं होता। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो शिरोरेखा के ऊपर जिनकी मात्राएं लगती है, जैसे ई की मात्राएं, दोनों की मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लगती हैं, इन दोनों में मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लगती है, इनमें भी ऊपर लगती है, तो इनमें चंद्र बिंदु लगाने के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए यहाँ अनुस्वार वाला बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखिए, अनुनासिक या निनुनासिक। अनुनासिक या निनुनासिक, जैसा कि नाम से विदित है, अनुनासिक, अन प्लस अनुनासिक, यानी जो अनुनासिक नहीं, यानी जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता है, केवल मुंह से। कैसे? उदाहरण आप परिभाषा देखिए, जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है तो वह अनुनासिक अथवा निनुनासिक का स्वर कहलाता है। अपने मूल रूप में लिखे गए सभी स्वर अनुनासिक स्वर ही माने जाते हैं। तो आप ये अंतर देखिए कि अनुनासिक कौन सा होता है और अननुनासिक कौन सा होता है। जिन पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार होता है वो अनुनासिक
और जिन पर जो मूल रूप में है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये वह उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, अब आप देखिए जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, यानी जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा क्रिया करती है, तो उस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें अग्र स्वर और मध्यम स्वर और पश्च स्वर, यानी जिनमें जीवा आगे के भाग से उठती है वो तो अग्र स्वर होते हैं, जिनमें मध्यम भाग से ऊपर उठती है उच्चारण करते समय वो मध्यम स्वर होते हैं, और जिनमें जीवा का पिछला भाग जड़ भाग ऊपर उठता है वो पश्च स्वर होते हैं। तो आप अग्र स्वर तो देखिए उच्चारण करने पर जैसे ई ऐ, इसमें जीव का आगे वाला भाग ऊपर उठ रहा है, कंपन कर रहा है, जीव का आगे वाला भाग अधिक कंपन करता है। इनका उच्चारण करके देख लीजिए आप, इनका उच्चारण करेंगे तो जीव का आगे का जो भाग है वो अधिक कंपन करता है, इसीलिए इनको अग्र स्वर कहते हैं। ई ऐ इनको क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं। अग्र स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीव का अग्र भाग कंपन करता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब। फिर देखिए मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, किसी भी वस्तु का बीच का भाग केंद्र कहलाता है, इसलिए इस स्वर का उच्चारण करने में जीव का जो बीच का भाग है, मध्य का भाग है, वो कंपन करता है, इसलिए इसको मध्यम स्वर कहते हैं। उच्चारण करने पर जीव के बीच वाले भाग में अधिक कंपन होना, जैसे ए का उच्चारण करेंगे तो जीव का जो बीच का भाग है, मध्य भाग है, जो केंद्र भाग है, उसमें कंपन होता है, इसीलिए ए स्वर जो है वो मध्य स्वर में आता है, याद रखने की बात है। फिर अगला है पश्च स्वर। पश्च यानी पीछे का भाग, पश्च का मतलब क्या है, पीछे का भाग, तो यानी जीवा पीछे के भाग से कंपन करती है, जड़ भाग से कंपन करती है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में वो स्वर क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। देखिए परिभाषा, उच्चारण करने पर जीव के पीछे वाले जड़ भाग को अधिक कंपन होना, जैसे आ, ओ, औ। इनका उच्चारण करके देखिए, इनका उच्चारण करने में जीव का जो जड़ भाग है, पीछे पीछे का भाग है, उसमें कंपन होता है, इसीलिए इनको पश्च स्वर कहते हैं। ये है देखिए जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन तरह से कर दिया गया। कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए ओष्ठों की गोलाई के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ गोल रूप धारण कर लेते हैं, गोल आकार बन जाता है, और कुछ का करते हैं तो ओष्ठ आगे पीछे फैलते हैं, ऊपर नीचे फैलते हैं। तो उसके आधार पर भी, इस आधार पर स्वर दो प्रकार के माने जाते हैं। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर भी स्वर दो प्रकार के माने जाते हैं, जिनमें आप पहला देखिए वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, देखिए इनका उच्चारण करने पर होठों का आकार लगभग गोल सा हो जाता है, जैसे ऊ, ओ, औ। आप इनका उच्चारण करके देखिए, अपने होठ गोल सा आकार बना लेते हैं, इसलिए इनको वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अगला है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, यानी जिसमें अपने जो ओष्ठ हैं वो गोल रूप धारण नहीं करते, वृत्ताकार नहीं बनते हैं। जैसे उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल न होकर के ऊपर नीचे फैल जाता है, जैसे ए में अपना होठ जो है वो गोलाई का आकार नहीं करते हैं, वृत्ताकार नहीं बनते हैं। आ में भी नहीं बनते हैं, इधर उधर फैलते हैं। ई ऐ, इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने होठ फैलते हैं, इसलिए इनको अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। धन्यवाद। आगे जो वर्गों स्वरों का और वर्गीकरण है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।